नमस्कार दोस्तों। जब सबूत कमज़ोर पड़ जाते हैं तो सच्चाई भी बाय डिफ़ॉल्ट वीक पड़ जाती है, अपनी सच्चाई खामोश हो जाती है और पीड़ितों की जो चीखें होती है ना, वो भी अनसुनी रह जाती है। 17 साल की लंबी लड़ाई पर सच आज भी अधूरा खड़ा है। जी हाँ, 31 जुलाई 2025 को इंसाफ की राह में इंतजार ही पीड़ितों का सबसे बड़ा दर्द बन गया। क्योंकि मालेगांव की सड़कों पर बिखरे खून को इंसाफ नहीं मिला। खून के धब्बे आज भी हमसे ये पूछ रहे हैं कि आखिरकार उन्हें इंसाफ कब मिलेगा। सोचिए, 17 साल, 7 आरोपी, 6 मौतें और एक फैसला जो आज भी सवाल लिए खड़ा है। आज हम बात करेंगे एक्चुअली मालेगांव ब्लास्ट के बारे में, जो भारत के सबसे चर्चित और विवादास्पद आतंकवाद मामलों में से एक रहा। 17 साल पहले हुए इस धमाके ने न सिर्फ मालेगांव को हिला करके रख दिया, बल्कि पूरे देश में सनसनी फैला दी। भारत की राजनीति की जो तपिश थी वो ज्वालामुखी में तब्दील हो गई थी इस केस के बाद में, और धर्म के बीच में एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी हो गई थी, हिंदू और मुस्लिम राष्ट्र के बीच में। 31 जुलाई 2025 को मुंबई के एक स्पेशल कोर्ट ने NIA ने इस केस में 7 आरोपियों को बरी कर दिया। लेकिन क्या ये फैसला सच का अंत है और या फिर सवालों का एक नया दौर शुरू करता है? क्योंकि विपक्ष लगातार इस बात को लेकर के निशाना साध रहा है वर्तमान की सरकार से ऊपर। 2008 में, जी हाँ, ये जो केस हुआ था, ये ब्लास्ट हुआ था, ये 29 सितंबर 2008 को हुआ था। महाराष्ट्र के नासिक जिले में बसा मालेगांव शहर, जो मुंबई से 200 किलोमीटर दूर है, यहाँ पर एक चौक है जिसका नाम है भीकू चौक। भीकू चौक पर रात 9:30 बजे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, तेज धमाका हुआ था। और ये रमज़ान का महीना था। सोचिए, रमज़ान के दिन में उस चौक पर कितना तगड़ा क्राउड होगा। उस समय लोग नमाज पढ़ रहे थे और इस धमाके में 6 लोग मारे गए, 101 लोग घायल हुए और 6 मौतें। धमाकों में 4 पुरुष थे, 1 महिला और 1 बच्चा मारा गया ऑन द स्पॉट वहीं पर इस धमाके के बाद। और उसके बाद आनन फानन में पास के जो हॉस्पिटल थे, मुंबई और नासिक हॉस्पिटल में, इन तमाम घायलों को एडमिट कराया गया, उनका इलाज कराया गया। लेकिन दोस्तों, ये धमाका उस समय हुआ था जब मालेगांव की सड़कों पर रमज़ान की रौनक थी, एक बहुत बड़ी भीड़ थी, एक तगड़ा क्राउड था। लेकिन एक पल में सब कुछ राख में तब्दील हो गया, मतलब तबाह हो गया। शुरुआती जाँच हुई और जांच में ये पता चला कि ये जो बम था, ये बम रखा गया था एक मोटरसाइकिल के अंदर। सोचिए, मोटरसाइकिल में धमाका हुआ था और उसकी लपेट बहुत दूर तक फैल चुकी थी इस धमाके के बाद, और इसको भीड़ भाड़ वाले इलाके में पार्क किया गया था। और इस धमाके ने धार्मिक तनाव को बढ़ाने की आशंका पैदा करी। और फाइनली ये केस जो धमाका हुआ, क्योंकि ये इन्वेस्टिगेशन पहुंची थी ATS के पास, इसको बोलते हैं हम लोग एंटी टेररिज्म स्क्वाड, जो महाराष्ट्र का ATS है, उसने इसकी जांच स्टार्ट करी। और जांच में ये पाया गया कि वो जो मोटरसाइकिल थी, वो मोटरसाइकिल थी आपकी LML फ्रीडम। ये कंपनी है LML के नाम से, वो ये मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरिंग करती है और इस नाम से इसकी पहचान हुई थी। और जिसका इंजन और व्हीकल आइडेंटिफिकेशन नंबर मिटा दिया गया था, जिसे हम बोलते हैं चैसी नंबर। चैसी नंबर मिलते ही ये चलता पता कि वास्तविक रूप से इस बाइक को किस शोरूम से निकाला गया है, मतलब कि ये बाइक किसके नाम पे रजिस्टर्ड है। बस चैसी नंबर ही मिटा दिया गया था। लेकिन ATS ने डीप डाइव करा इस जांच को लेकर के, एक गहन कह सकते हैं अध्ययन करा, और फॉरेंसिक जांच में इस बाइक के सैंपल को भेजा गया। और फॉरेंसिक जांच से ये पता चला कि ये बाइक साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के नाम पर रजिस्टर्ड थी। और उसके बाद 23 अक्टूबर 2008 को साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को गिरफ्तार कर लिया गया। इसी के आधार पर कि ये बाइक का रजिस्ट्रेशन आपके नाम पर है, तो कहने कि इस हमले में या फिर इस धमाके में आपका भी हाथ पक्का होगा। इस आधार पर ATS ने इनको गिरफ्तार कर लिया गया और इनके साथ साथ 11 लोगों को और गिरफ्तार किया गया। और उसके बाद जांच लगातार चलती रही। लेकिन बहुत ही जल्द, सोच कहूँ तो बहुत ही कम समय के अंदर ATS ने 4000 पेज की, मतलब कि ATS ने जनवरी 2009 में 4000 पेज की चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी कि हमारी ये इन्वेस्टिगेशन है, इसके आधार पर आपको जो फैसला सुनाना है आप सुना सकते हो। और कोर्ट ने अपना फाइनली एक फैसला सुना दिया। और उस समय जो ATS के प्रमुख थे दोस्तों, वो थे हेमंत करकरे। और हेमंत करकरे ने 2008 में ही अपना एक इंटरव्यू दिया था अपनी डेथ से कुछ महीने पहले।
और उन्होंने इंटरव्यू में साफ साफ ये कहा था कि ये जो जांच हुई है, हमने जो सबूत यहाँ पर दिए गए हैं इस चार्जशीट के अंदर, हमने सबूतों के आधार पर कार्रवाई करी है और ये कोई जल्दबाजी नहीं थी। हमने अच्छे से अपने इस काम को पूरी ईमानदारी के साथ पूरा किया है। और एटीएस का ये दावा था कि साध्वी प्रज्ञा और लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित ने अभिनव भारत नामक संगठन बनाया था। ये आप सबको अच्छे से पता भी होगा। और ये जो संगठन था, ये संगठन कथित तौर पर हिंदू कट्टरपंथी विचारधारा को बढ़ावा देता था। और इन पर यह भी आरोप था कि ये धमाका मुस्लिम आतंकवाद का जवाब देने के लिए किया गया है इनके द्वारा, प्रज्ञा सिंह ठाकुर के द्वारा और लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित के द्वारा। तो गाइस मैं यहाँ पर ना एक वीडियो और अटैच कर रहा हूँ प्रज्ञा सिंह ठाकुर का, ये ओल्ड वीडियो है। सो गाइस आप देखिएगा कि इनकी स्टेटमेंट किस तरह से थी उस समय, जिस समय ये गिरफ्तार नहीं हुई थी। उससे पहले इन्होंने जो अपने संगठन बनाया था अभिनव भारत के नाम से, ये किस तरह से कट्टरपंथी हिंदुओं को तैयार कर रहा था। ठीक है, अपने धर्म की रक्षा करनी आनी चाहिए। और इनका ये स्टेटमेंट आप प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा, फिर मैं आता हूँ वापस टॉपिक की तरफ। लड़कियों को सुरक्षित रखो, अपनी लड़कियों को संस्कारित करो, अपने घर में हथियार रखो, कुछ नहीं तो सब्जी काटने वाला चाकू जरा तेज रखो। स्पष्ट बोल रही हूँ, स्पष्ट बोल रही हूँ कि हमारे घरों में भी सब्जी काटने के लिए हथियार तेज होना चाहिए। उन्होंने चाकू से हमारे हर्षा को गोदा था, उन्होंने चाकू से हमारे वीरों को, हिंदू वीरों को, बजरंग दल के कार्यकर्ता, भाजपा के कार्यकर्ता, युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को गोदा है, काटा है। तो हम भी सब्जी काटने वाले चाकुओं को जरा तेज रख लें, पता नहीं कब कैसा मौका आए। हमारे माननीय मोदी जी का नाम, योगी जी का नाम, माननीय इंद्रेश जी का नाम और तमाम वो नेता जो बड़े बड़े नेता हैं, उन लोगों के नाम लेने के लिए कहा कि उन्होंने कहा और हमने ऐसा किया, ये बोलो। अब इस स्टेटमेंट के बाद आपको क्या लगता है? वीडियो को पॉज करके डीप डाइव करिएगा, उसके बाद ही आप मुझे कमेंट करिएगा। अब दोस्तों क्या हुआ कि 2008 में 27 नवंबर 2008 में हेमंत करकरे की जो पुलिस वैन थी उसके ऊपर कुछ आतंकवादियों ने गोलाबारी कर दी, मतलब कि बॉम्बार्डिंग कर दी, उनके ऊपर फायरिंग करी बहुत बड़ी संख्या में और ऑन द स्पॉट उनकी डेथ हो गई। उस समय उनकी एज थी 53 ईयर। अब ये केस सीधे 2011 में ये वाला जो केस था, मालेगांव वाला केस, ये केस नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA को सौंप दिया गया और NIA ने 2016 में अपनी सप्लीमेंट्री चार्जशीट तैयार करी और उस चार्जशीट में ये कहा गया था कि ATS ने कहीं ना कहीं मकोका, मतलब कि महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्राइम एक्ट, ये जल्दबाजी में लगाया था और जो काफ़ी गलत था। मतलब कि NIA ने ATS की चार्जशीट के ऊपर एलिगेशन लगाने स्टार्ट कर दिए गए, उसको आरोप साधने उसके ऊपर स्टार्ट कर दिए गए, उसको कमजोर बनाना शुरू कर दिया। और साफ साफ इन्होंने ये भी बोला 2016 में कि NIA ने साफ साफ ये बोला कि साध्वी प्रज्ञा सिंह का नाम इस चार्जशीट से हटाया जाए, क्योंकि बहुत जल्दबाजी इसमें दिखाई गई है, मकोका बहुत जल्दबाजी में लगाया गया है। लेकिन कोर्ट ने इनकी इस डिमांड को खारिज कर दिया। अब NIA ने किस आधार पर यह कहा वो भी आप ध्यान रखिएगा। एक्चुअली जिस बाइक पर ये बॉम्ब रखा गया था, जिस बाइक का सहारा लिया गया था इस धमाके के लिए, NIA के मुताबिक धमाके से पहले रामचंद्र कलसांगरा ने 1.5 साल तक बाइक का इस्तेमाल किया था। एट प्रेजेंट जब ये धमाका हुआ था 29 सितंबर 2008 को, उस समय ये बाइक साध्वी प्रज्ञा सिंह के पास में नहीं थी। 1.5 साल पहले ही ये बाइक इनको सौंप दी गई थी, रामचंद्र कलसांगरा को दे दी गई थी इस्तेमाल करने के लिए। फाइनली कोर्ट नहीं माना। कोर्ट ने क्या करा, रिक्वेस्ट खारिज कर दी साफ साफ NIA की, और अंत में 7 लोगों पर मुकदमा चला। और लगातार फाइनली हम कह सकते हैं कि NIA की जांच ने ATS की थ्योरी को लगातार कमज़ोर करना शुरू कर दिया। 2016 से लेकर 2025 तक लगातार इन्वेस्टिगेशन चलती गई NIA के द्वारा। और काफ़ी सारे दोस्तों यहाँ पर क्या हुए, काफ़ी सारे गवाह थे, 400 गवाह के आसपास से सभी गवाह लगातार पलटी मारते गए कि यार जो हमने स्टेटमेंट दी थी पहले वो सही नहीं थी, अब हम सही स्टेटमेंट बोल रहे हैं। उसके बाद ATS की जो 4000 पेज की जो चार्जशीट थी वो कमज़ोर पे कमज़ोर पड़ती गई। और यहाँ पे NIA की जांच ने ATS की थ्योरी को साफ साफ बोलूँ तो अप्रत्यक्ष रूप से उसके ऊपर निशाना साधने शुरू कर दिए। और यहाँ पर एक रक्षा वकील हैं, इनकी टिप्पणी साफ साफ ये है कि कबूलनामे कानूनी रूप से मान्य नहीं थे और आरोपियों पर कह सकते हैं कि UAPA जिसे बोलते हैं अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट, IPC की धारा 302 जिसको बोलते हैं हत्या, IPC की धारा 307 जिसे हम बोलते हैं हत्या की कोशिश, और 153A मतलब कि धार्मिक नफरत फैलाने के तहत केस चलाया गया।
लेकिन सबूतों की कमी थी और ये भी केस क्या हो गया, जो नया आईपीसी की धारा लगाई गई थी वो सब की सब धाराएँ कमज़ोर पड़ती गई। और 31 जुलाई को स्पेशल कोर्ट के जज AK लाहौटी ने ये फैसला सुनाया कि इनके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिले हैं। कोर्ट ने यह कहा कि NIA ये साबित नहीं कर पाई कि धमाका मोटरसाइकिल में हुआ है, ना ही ये साबित हुआ है कि बारूद लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित के घर से सप्लाई हुआ था या फिर वहाँ से आया था। सातों आरोपी में साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित, रमेश उपाध्याय, समीर कुलकर्णी, सुधाकर चतुर्वेदी और अजय राहिरकर और सुधाकर द्विवेदी बरी कर दिए गए। 17 साल सोचिए केस चला। केस की सुनवाई 2008 से लेकर के 2025 तक चली थी। लेकिन कोर्ट ने एक पॉजिटिव मैसेज ये सेंड किया है, साफ साफ ये कहा है, कोर्ट ने ये कहा है कि मृतकों के परिवारों को 2 लाख और घायलों को 50,000 रुपये का मुआवजा दिया जाएगा या फिर मुआवजा देने का आदेश कोर्ट ने जारी कर दिया। लेकिन 400 गवाह सोचिए उस समय इनके खिलाफ थे, अचानक से उन्होंने अपनी स्टेटमेंट चेंज कर दी। आपको क्या लगता है, सच में यही इंसाफ है या फिर दाल में कुछ काला है? थिंक अबाउट इट। कल से मालेगांव पर लगातार हिंदू मुसलमान किया जा रहा है, जहर उगला जा रहा है, नफरत फैलाई जा रही है, सांप्रदायिकता भड़काई जा रही है। टीवी चैनलों पर यह हो रहा है, बीजेपी के प्रवक्ता कर रहे हैं, विशेषज्ञ कर रहे हैं और एंकरगढ़ तो सबसे आगे है इसमें। लेकिन इस सब के बीच में कुछ सवाल तो बनते हैं। आखिर अगर सब बेगुनाह हैं तो गुनाहगार कौन है? लाशों ने उठकर तो अपने आप को मारकर फिर लाशें नहीं बन गई होंगी। और अगर सभी बेगुनाह हैं तो जिम्मेदार कौन है उन 6 लोगों की हत्या का जो मालेगांव के ब्लास्ट में हुई? उसमें सैयद अजहर हैं, उसमें मुश्ताक शेख हैं, उसमें फरहीन है, इरफान है, हारून मोहम्मद है, शेख रफीक हैं। और कल से ये जो प्रज्ञा ठाकुर के लिए कुछ लोगों के मन में एक बड़ी सिंपैथी, सहानुभूति जाग गई है, उनके लिए टेसू तक बहाए जा रहे हैं। उन लोगों से मुझे पूछना है कि शहीद हेमंत करकरे के लिए जो प्रज्ञा ठाकुर ने शब्द कहे थे, क्या आप उससे सहमत हैं? क्या आप प्रज्ञा ठाकुर को जो उन्होंने श्राप दिया था उस शहीद हेमंत करकरे के लिए, महाराष्ट्र के उस वीर सपूत के लिए जिसने 26/11 में अपने प्राणों की आहुति दी, उससे सहमत है? क्या आप भी प्रज्ञा ठाकुर के उन विक्षिप्त विचारों जो महात्मा गांधी के लिए वो रखती है उससे सहमत हैं? क्या आप भी प्रज्ञा ठाकुर की तरह आजाद हिंदुस्तान के सबसे पहले आतंकवादी नाथूराम गोडसे के उपासक हैं, उनको अपना आराध्य मानते हैं? इन बातों का जवाब दीजिए। लेकिन कितनी विडंबना है कि एक दिन पहले गृह मंत्री सदन में कह रहे थे NIA का कन्विक्शन रेट 98% है, तो फिर NIA मालेगांव में किसी को पकड़ क्यों नहीं पाया? इसी NIA की लचर कार्रवाई के चलते तो उदयपुर के कन्हैया लाल के हत्यारे आज बाहर हैं। सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन सवालों के जवाब में सिर्फ नफरत, सिर्फ जहर, सिर्फ सांप्रदायिकता ही फैलाई जा रही है। कितनी बड़ी विडंबना है कि जिस दिन इस देश पर 25% टैरिफ और जुर्माना लगा, जिस दिन अमेरिका ने हमारी इकोनॉमी पर बड़ा प्रहार किया, जिस दिन नरेंद्र मोदी मूक दर्शक बने रहे, इस देश के मीडिया ने सांप्रदायिकता भड़काई, नफरत की आग लगाई। इस देश पर जो कुप्रभाव आने वाला है, जो कुप्रहार आने वाला है, जो सुनामी आने वाली है इकोनॉमिक रूप से, उस पर कोई चर्चा नहीं करी। बाबा RDX एक प्लास्टिक एक्सप्लोसिव है। अगर ये तो बताइए कौन है ये करने वाले? इन फैमिलीज को हम क्या जवाब देंगे? किसने किया? देखिए बाबा, ये जो जजमेंट आया है मेरे ख्याल से इंसाफ नहीं हुआ है और हम ये उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके से मोदी सरकार और महाराष्ट्र की सरकार ने रेलवे ब्लास्ट के बाद उन्होंने 24 घंटे के अंदर सुप्रीम कोर्ट के पास चले गए, हम ये डिमांड करते हैं कि वो उसी तरह से जिस तरीके से तेजी दिखाई इस केस के सिलसिले में NIA अपील करे सुप्रीम कोर्ट में, महाराष्ट्र की सरकार अपील करे, क्योंकि इसमें क्लोजर नहीं हुआ है। और इंसाफ का तकाजा भी है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया NIA को परमिशन दे ताकि इमीडिएटली जजमेंट की कॉपी आज शाम तक आ जाएगी, शायद वो जाए अपील करे, क्योंकि ये इंसाफ होना चाहिए। आपको क्या लगता है अब क्या करना चाहिए केंद्र सरकार को? आपकी क्या अपील है केंद्र सरकार से? नहीं, हाँ, हमारा ये बोलना ये है कि अगर वो इंसाफ को पसंद करते हैं, अगर वो ये चाहते हैं कि टेररिज्म के खिलाफ लड़ाई मजबूती से लड़ी जाए, तो केंद्र सरकार को कोई डिफरेंशिएशन नहीं करना चाहिए कि कोई हो, किसी समुदाय का हो, किसी रिलीजन का हो। इंसाफ उनसे पुकार कर कह रहा है। मालेगांव के 2006 के मरने वाले, मालेगांव में जो एक्यूज को पीटा गया, मारा गया, और मालेगांव 2008 में जो 6 लोग मारे गए, जिसमें मासूम एक लड़की भी थी, इन फैमिलीज को हम क्या जवाब देंगे? समझौता ब्लास्ट हो, रेलवे का ब्लास्ट हो, उनके फैमिलीज को हम क्या जवाब देंगे? भाई किसने किया? ठीक है, आपने रेलवे के ब्लास्ट में तो आपने जजमेंट पर स्टे लगा दी, मगर ये तो बताइए कौन है करने वाले?
और इन तमाम आरोपियों के बरी होने के बाद 31 जुलाई 2025 के बाद विपक्ष के द्वारा लगातार वर्तमान की सरकार के ऊपर निशाना साधना शुरू कर दिया गया। और यहाँ पर बाहर आते ही प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने एक बयान दिया। उन्होंने साफ साफ ये बोला कि मुझे यातनाएं दी गई, मेरी ज़िंदगी बर्बाद की गई, लेकिन आज भगवा की जीत हुई। और इस स्टेटमेंट में साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने ये तक बोल दिया कि उनके ऊपर दबाव बनाया गया था कि वो CM योगी और PM मोदी का भी नाम ले। सोचिए 17 साल बाद भी पीड़ितों को इंसाफ नहीं मिला है। दूसरा पक्ष ये भी है हमारे सामने, और ये साफ साफ जांच का एक बहुत बड़ा फेलियर दिखाता है। और असुद्दीन ओवैसी जो AIMI के अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने भी अपनी एक स्टेटमेंट जारी करी है। उनकी उस वीडियो के क्लिप को मैं इस वीडियो के एंड में अटैच करूंगा, उसको आप देख लीजिएगा। लेकिन जो पीड़ितों की तरफ से दोस्तों जो सरकारी वकील थे, पीड़ितों के वकीलों ने साफ साफ ये बोला कि वो इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में अब चुनौती देने वाले हैं। लेकिन अभी तमाम आरोपी जेल से बाहर आ चुके हैं क्योंकि उनके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिले हैं। लेकिन सच में क्या ये NIA की जो न्यू चार्जशीट थी उसमें दम था, या फिर जो ATS की 4000 पेज की जो चार्जशीट थी जो हेमंत करकर ने तैयार की गई थी, या फिर उसमें दम था? थिंक अबाउट इट, आपको क्या लगता है? सो गाइस, ये पहला मामला था जिसमें हिंदू कट्टरपंथियों को आतंकवाद के लिए आरोपी बनाया गया था। इस धमाके के लिए आरोपी बनाया गया था। जो भगवा शब्द है, जो भगवा रंग है हमारा, जो हिंदू का सबसे बड़ा कह सकते हैं कि हिंदुत्व का एक बहुत बड़ा प्रतीक है, इस भगवा को आतंकवाद जैसे शब्द के साथ में जोड़ दिया गया था। और इस शब्द ने देश में तीखी बहस छेड़ दी थी बहुत बड़े स्केल पर। और साध्वी प्रज्ञा ने यह दावा किया कि यह केस भगवा को बदनाम करने की एक बहुत बड़ी साजिश थी। वहीं पीड़ितों का यह भी कहना है कि असली दोषियों को सज़ा नहीं मिली है अब तक। आखिरकार ये धमाका किसने करा? क्या आसमान से बम टपका या फिर कहीं और से? सो गाइस, 26/11 हमला हुआ। ATS प्रमुख हेमंत करके 2008 के मुंबई हमले में शहीद हो गए, जिसके बाद जांच NIA को सौंपी गई। उसके बाद से एक नया ट्विस्ट इसमें आता गया। सोचिए, इतना लंबा समय के इंतज़ार करने के बाद में पीड़ितों को अब तक इंसाफ नहीं मिला। जो इसमें जो हमले में इस चौक के अंदर यहाँ पे ब्लास्ट हुआ था, जो व्यक्ति इसमें मारे गए हैं, जो खून के धब्बे हैं, आज भी वो सवाल हमसे पूछ रहे हैं कि हमें इंसाफ कब मिलेगा। हमारी सरकार से, हमारी न्यायपालिका से पूछ रहे हैं कि हमें इंसाफ आखिरकार कब मिलेगा। अब मेरा सवाल केवल आपसे है कि मालेगांव ब्लास्ट केस 17 साल तक चला, लेकिन कई सवाल आज भी अनसुलझे हैं। क्या सही मायने में इंसाफ हो चुका है, या फिर जांच में खामियों ने सच को एक बार फिर से दबा दिया है? दोस्तों, आप इस फैसले के बारे में क्या सोचते हैं? पूरा फैसला मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ। क्या सच में इंसाफ मिल चुका है? बस बहुत हो गया। इतना लंबा उनको जेल हो गई है, 17 साल तक। इनफ इज़ इनफ, बस बहुत हो गया। नीचे कमेंट बॉक्स ओपन है, अपनी राय आप मुझे कमेंट जरूर करिएगा। सो गाइस, आज के इस वीडियो में बस कर इतना ही। सो गाइस, हमने तमाम ये जो मालेगांव ब्लास्ट केस हुआ है इसकी डेप्थ में स्टडी कर दी है। अब फैसला आपके हाथ में है। मिलता हूँ जल्द तक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।